अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा करवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात 15 अगस्त को होगी। गजा पर फौजी कंट्रोल के इजरायली मंसूबे पर ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया का सख्त रद्द-ए-अमल। भारत में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का इल्जाम, भारतीय इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर इंतखाबात में वोट चुराए। पाकिस्तानी बैट्समैन हैदर अली पर बरतानिया में बड़ा केस बन गया। और बांग्लादेश में इंतखाबात फरवरी 2026 में होंगे। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। और सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जंग को रुकवा दिया है, एक और तनाज़े को हल करवा दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप की यूँ लगता है कि जो अमन का नोबेल प्राइज़ पाने की ख्वाहिश है वो शायद किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं से पाया तकमील तक पहुँच जाए। अज़रबैजान और आर्मीनिया, ये दोनों ममालिक ऐसे हैं जिनका तनाज़ा काफ़ी अरसे से चल रहा था। नगोर्नो काराबाख का जो इलाका है, जो सरहदी इलाका है, उस सरहदी इलाके पर ये दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने थे। और अब इन दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं वो वाइट हाउस पहुँचे। डोनाल्ड ट्रंप की निगरानी में उन्होंने अमन के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने गवाह की हैसियत से उस अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। तो यूं इन दोनों ममालिक के दरमियान अब अमन हो गया है और एक बहुत बड़ा तनाज़ा है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने हल करवा दिया है। अब इस मौके पर जो अज़रबैजान के सदर हैं इल्हाम अलियव और जो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म है निकोल पशिन्यान, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और अमन मुआहदा जो है वो उनकी निगरानी में साइन हुआ। अब इस हवाले से सदर ट्रंप ने जो तकरीर की उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी दोनों ममालिक जो हैं उन दोनों के दरमियान ये बहुत बड़ा तनाज़ा था और मैंने ये एक तनाज़ा जो है वो हल करवा दिया। और मैंने इन दोनों ममालिक को समझाया कि लड़ाई मत करो, तिजारत करो। और उन्होंने इस मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत की जंग का भी हवाला दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग थी जो कि मैंने रुकवाई। फिर इस मौके पर जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि अब इन दोनों मुल्कों से हम AI डील्स करेंगे और इन दोनों मुल्कों को जो है वो अब अमन के साथ आगे बढ़ना होगा। अज़रबैजान के जो सदर हैं उन्होंने ये कहा कि जी ये बड़ा तारीख़ी दिन है, अमन का रास्ता खुल गया है और एक नई हमारी जो पार्टनरशिप है अब हम दोनों ममालिक ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। आर्मीनिया के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने तकरीर की और उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। और इस मौके पर दोनों जो सरबराहान हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये जो है वो अमन का जो नोबेल प्राइज़ है उसके हवाले से नामज़द करने की भी बात की। जी, तो ये एक और नॉमिनेशन हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की अमन के नोबेल इनाम के लिए। अब मिलता है या नहीं मिलता ये इनाम, ये वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं जी। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ही एक और ख़बर जिसके हवाले से हम कल भी बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब ऐलान किया है कि वो रूस के सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे और रूस और यूक्रेन का जो एक जंग जो चल रही है काफ़ी अरसे से, उसको रुकवाने के लिए ये एक फ़ाइनल बातचीत होगी। और अब उस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर यह बयान आ गया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं रूसी सदर से मुलाकात 15 अगस्त को करूँगा। 15 अगस्त की तारीख़ दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। और उन्होंने जो मकाम जिसके बारे में अनाउंसमेंट किया है वो अलास्का। अच्छा, लेकिन जो रूस के सदर की तरफ से जो बात आई है, उनकी तरफ से जो इंडिया आया है वो ये है कि शायद ये मुलाकात UAE में होगी। अब ये मुलाकात कहाँ होगी ये तो पता चल जाएगा कुछ दिन में। लेकिन ये है कि अमरीकी अखबार जो है उसके मुताबिक पुतिन ने अमेरिका से कहा है कि वो मशरक़ी यूक्रेन के बदले जंग ख़त्म कर देंगे। तो बेसिकली मशरक़ी यूक्रेन के ऊपर जो कब्ज़ा है उनका वो नहीं छोड़ेंगे और वो इलाका जो है वो रूस के कब्ज़े में चला जाएगा और उसके बदले में जो है वो ये जंग ख़त्म हो जाएगी। और ट्रंप ने कहा है कि हम कुछ इलाके देंगे और कुछ इलाके लेंगे, और यानी कि कुछ लो और कुछ दो के हवाले से फिर ये मामला जो है वो ये तय हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये जो दूसरी एक जंग है, हम चूँकि गज़ा और इज़राइल की जब बात करते हैं जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट मामला ये है, फिर उसके बाद दूसरा ये एक मामला है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं सॉल्व करवा दूंगा। अब देखते हैं कि ये मामला कब सॉल्व होता है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हवाले से बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है नेतन्याहू का, जिसके हवाले से हमने कल भी बात की थी। नेतन्याहू ने यह कहा कि ग़ज़ा पर मैं मुकम्मल कंट्रोल करना चाहता हूँ। अब इस हवाले से इसराइली जो सिक्योरिटी काबीना है उसने ग़ज़ा पर फ़ौजी कब्ज़े की मंजूरी दे दी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, और इस हवाले से 5 मराहिल जो हैं उनके बारे में बात हो रही है कि 5 मरहलों पर ये कब्ज़ा जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अब जब ये ऐलान हुआ है तो उस पर आप ज़रा रिएक्शन देखिए। एक है जी नॉन मुस्लिम ममालिक और एक है मुस्लिम ममालिक, उनका रिएक्शंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात होती है जी ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया। ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया दोनों ने इस हवाले से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और इज़राइल को इस हवाले से तंबीह की है। दूसरी तरफ अच्छा, हमास ने भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। दूसरी तरफ अगर हम मिस्र की बात करें तो मिस्र ने एक बहुत बड़ा मुआहदा किया है इज़राइल से, और ये इज़राइल की तारीख़ का सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा है। ये 35 अरब डॉलर की डील है जो कि मिस्र और इज़राइल में हुई है। अब इस पूरे मामले पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इजराइल के अज़ाइम बेनकाब, जंग की आड़ में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी और बेघर करने का मिशन अगले मरहले में दाखिल। इजराइल ने ग़ज़ा पर मुकम्मल फ़ौजी कब्जे का ऐलान कर दिया। इजरायली सिक्योरिटी काबीना ने मंजूरी दे दी। ग़ज़ा पर मुकम्मल कब्जे के लिए 5 नुकात जारी। हमास को गैर मुसल्लह करना पहला मरहला, यरग़मालियों की वापसी, हथियारों का खात्मा मंसूबे में शामिल। चौथे मरहले में ग़ज़ा पट्टी पर मुकम्मल कब्जा कर लिया जाएगा और 5वें मरहले में इसराइल नवाज नई सिविल इंतजामिया की तश्कील की जाएगी। हमास की इजरायली वज़ीर आज़म की बयान की सख्त मज़म्मत। इजराइल को ग़ज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देंगे, हमास ने वाज़ेह ऐलान कर दिया। ग़ज़ा पर फ़ौजी कंट्रोल के मुतनाज़ा इसराइली मंसूबे पर बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इजराइल ग़ज़ा पर फ़ौजी कब्जा करके इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना देगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी ग़ज़ा में हमले मज़ीद तेज़ करने का इजरायली फैसला गलत करार दे दिया। दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क मिस्र की इसराइल से बड़ी डील, 35 अरब डॉलर मालियत का गैस मुआहदा तय कर लिया। और अब नाज़रीन आपको लेकर चलते हैं भारत की तरफ, जहां पर भारत की जो अपोजिशन जमात है कांग्रेस, उसके रहनुमा हैं राहुल गांधी। हम सब जानते हैं राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बेसिकली ये एक इल्ज़ाम आयद किया है कि भारतीय जो इलेक्शन कमीशन है उसने बीजेपी और मोदी के साथ मिलकर पिछला इलेक्शन चुराया है, और जो मोदी इस वक्त वज़ीर आज़म बने हुए हैं, अगर सही तरीके से इलेक्शन हो जाते तो मोदी वज़ीर आज़म ना होते। ये बात की है जी कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी जो है वो आम इंतखाबात में उन्होंने कुछ धांधली के जो सबूत हैं वो भी अब पेश किए हैं। बेसिकली उन्होंने 4 बातें की हैं, 4 उनके पॉइंट्स हैं जिसके तहत उन्होंने कहा है कि धांधली की गई है। एक तो उन्होंने ये कहा कि डुप्लीकेट वोटर आईडीज़ बनाई गई जो धांधली में इस्तेमाल हुई। दूसरा उन्होंने ये कहा कि कुछ हलकों में मकानों के जाली एड्रेसेस जो थे वो बनाए गए थे। फिर उन्होंने ये कहा तीसरी चीज़ कि जाली तस्वीर का भी इस्तेमाल किया गया था पिछले इलेक्शंस में। और उन्होंने एक फिगर भी दिया है, जो चौथी बात उन्होंने की बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कि कम से कम 100 से ज़ायद नशिस्तों पर हेरा फेरी की गई थी पिछले इंतखाबात में। और इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है, ये बड़े उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है राहुल गांधी ने कि इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है वो मुकम्मल तौर पर मुल्क से गद्दारी है और आइन से गद्दारी है। और राहुल गांधी ने इस धांधली के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया है। अब ज़रा सिचुएशन जो है वो भी मैं आपको बता दूँ, लोकसभा की, भारत की लोकसभा की जो सिचुएशन है 543 का ऐवान है, 543 का ऐवान, और उसमें बीजेपी की सरबराही में कायम एक इत्तेहाद है जिसको हम कहते हैं जी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। एनडीए के पास है टोटल 293 सीट्स, 293 सीटें हैं एनडीए के पास, और अपोजिशन और उनके जो इत्तेहादी हैं उनके पास हैं 234 सीटें। तो अब ये ऐलान राहुल गांधी की तरफ से सामने आया है। देखते हैं कि आगे ये मामला कहाँ तक जाता है। और अब ज़रा क्रिकेट की दुनिया पर ख़बर डालते हैं, जहाँ से पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक ख़बर सामने आई है। वाक़या हुआ है ये बरतानिया में, और इस वाक़े के पेश नज़र पाकिस्तान क्रिकेट
बोर्ड ने अपने खिलाड़ी हैदर अली को मुअत्तल कर दिया है। मामला क्या है जी? पाकिस्तान शाहीन्स की जो टीम है वो गई हुई थी बरतानिया के दौरे पर, और इस दौरे में एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इस वाक़े के हवाले से पाकिस्तान के एक खिलाड़ी को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके बाद उन्हें ज़मानत पर छोड़ा गया। अब ये खिलाड़ी जो हैं ये ज़मानत पर हैं और ये बरतानिया में ही रहेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको मुअत्तल करने का जो एक तरीके से एलानिया है वो एलानिया जारी कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है। हैदर अली ये पाकिस्तान के वो खिलाड़ी हैं कि जिन पर एक ख़ातून के साथ अटेम्प्ट टू रेप या ज़्यादती की इरादे की कुछ कोशिश का कोई मसला है जो कि सामने आया है, और इस हवाले से मैनचेस्टर पुलिस का भी बयान सामने आ गया है। अब इसकी पूरी जो तफसील है वो हम लेते हैं जी। हमारे साथ अब्दुल गफ़ार साहब मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गफ़ार साहब। वालेकुम अस्सलाम वैस, बहुत शुक्रिया। जी, अब्दुल गफ़ार साहब ये बताइएगा कि ये जो वाक़या है इसकी तफ़सील क्या है? जो कुछ मुझे मालूम था वो तो मैंने बेसिक चीज़ें बता दी, लेकिन आप अगर इसकी ज़रा डिटेल बता सकें कि ये हैदर अली के साथ क्या हुआ है, उसने क्या किया है, और फिर जो उसके रिपरकशंस हैं वो क्या सामने आए हैं? देखें, वैस सबसे पहले तो बड़ा शॉकिंग था। मैं पर्सनल आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं अपने ऑफिस में जहाँ काम करता हूँ तो उसके सामने ही गवर्नर हाउस कराची है। तो मैं रात फतेह अली खान का कॉन्सर्ट अटेंड करने गया और मैं बड़े मूड में हूँ। अचानक जो है मुझे पास सामने प्रेस रिलीज आता है पीसीबी का कि हैदर अली को सस्पेंड कर दिया गया है और क्रिमिनल केस। लिटरली यार एकदम से मूड ही ऑफ हो गया, क्योंकि ही इज वन ऑफ द वेरी हाईली रेटेड टैलेंटेड बैट्समैन जिन्होंने ऑलरेडी 35 पाकिस्तान के T20 खेले हुए हैं, वनडे डेब्यू कर चुके हैं और अभी भी शाहीन्स के टूर पर वो अच्छे रन कर रहे थे। और कुछ ये भी खबरें हैं कि माइक हैसन उनके मतलब उनको अपने प्लान्स में भी कहीं ना कहीं रख रहे थे कि शायद वो आगे चल के उनको इस्तेमाल करें। बट जो तफसीलात आती हुई उसके बाद आपको पता ही है कि जिस तरह की कहानियां आई कि 23 जो है वो जुलाई का गलबन ये वाकया है, और फिर रिपोर्ट होता है कि ये 4 अगस्त को मैनचेस्टर पुलिस के मुताबिक, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उन्हें बेल मिल जाती है, और उसके बाद फिर अभी उनको 2 हफ्ते बाद बुलाया गया है। सो अवैस ये सारी बातें इस वक्त उस स्टेज पर हैं जहां मैं ये जरूर कहूंगा कि इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी, ये तो एक मतलब इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक सादी सी बात आती है। बट जिस तरह की सिचुएशन मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे बताता है कि अगर मामला बहुत ज्यादा सीरियस ना होता, सस्पेंशन ना होती, पहली बात। दूसरा ये कि शायद आप कहीं ना कहीं से अब तक ये चीज सुन चुके होते कि कोई इतना खास मामला नहीं है। बट जिस तरह से मामले को पीसीबी ने प्रेस रिलीज और मैनचेस्टर की पुलिस, रॉयटर्स जैसे इदारे को डिटेल दी है, एटलीस्ट इस वक्त मामला बड़ा संजीदा लग रहा है। बट लेट्स होप, वैसे क्योंकि 2010 में पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर्स वहां पर जेल में रहे, पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई, तो कोई नहीं चाहता कि ये पाकिस्तान के लिए एक और बदनामी का बायस बने, कोई केस ऐसा हो और फिर खुदा न खास्ता खुद हैदर अली के कैरियर के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो इस वक्त ये मामला ना हैदर वैस बड़ा ना एक कंफ्यूजन वाली स्टेज पर है। इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, हम भी बहुत सारी बातें शायद वक्त से पहले ना करें तो बेहतर है। जैसे मैंने कहा कि इनोसेंट प्रूफ गिल्टी, लेकिन लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट को इस खबर ने हिलाकर रख दिया। और जैसे आपने कहा कि भारत भी और पूरी दुनिया में इस खबर को डिस्कस किया जा रहा है और फिर उसको लिंक किया जा रहा है 2010 के स्पॉट फिक्सिंग से। तो यस, इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन टू बी इन एज अ पाकिस्तानी फैन और एज अ पाकिस्तानी यू आर। अच्छा, रूल तो यही है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये सबसे बड़ा रूल है, लेकिन असल जो इल्ज़ाम है हैदर अली पर वो क्या है? देखिए, इस हद तक तो जो जो तस्दीक हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेस रिलीज से भी अवैस, वो यही था कि क्रिमिनल ऑफेंस। और यकीनी तौर पर देखें, माजी में जो कुछ वाकयात, इससे पहले वेस्ट इंडीज में क्रिकेटर का ये मामला हो चुका है इस तरह का, और फिर बाद में रॉयटर्स ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, और सॉरी एक खबर जारी की, और फिर मैनचेस्टर पुलिस का भी जो एक प्रेस रिलीज आया, उन दोनों के अंदर अगर आप पढ़ लें, इसको कहते हैं ना खबरियत, अवैस हमारी जबान में जो जर्नलिस्ट हम बात करते हैं, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली मुबैना तौर पर एक रेप का ही वाकया, ये अटेम्प्ट टू रेप, उसमें जो है ना इस तरह की बात लिखी गई है। अगेन अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बताते हुए भी और कहते हुए भी बड़ा मुश्किल है इस चीज को पाकिस्तान के यंग क्रिकेटर के हवाले से, चूंकि क्रिकेटर हो या कोई भी खिलाड़ी हो वैसे, वो एम्बेसडर होता है। वो मुल्क से जब बाहर जाता है, वो जब खेल रहा होता है स्पेशली, तो उसके ऊपर दौरी जिम्मेदारी होती है। आई रियली सिंसियरली होप कि ये सब कुछ जो मामला है, ये इसमें अगेन चूंकि कोर्ट का मैटर है, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि मार्जिन रखते हैं अब वैसे इतना कि कम से कम जब तक ये चीज जो है ना वो क्लियरली साबित नहीं हो जाती एविडेंसेस की बेस पर या जो भी कानूनी तकाजे होते हैं। बट राइट नाउ बहुत डिफिकल्ट स्टेज है
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, और हमने बड़े अरसे बाद अवैस अपने जो कहते हैं ना एक हमारी रेपुटेशन है उसको हमने बेहतर किया है। गो की परफॉर्मेंस हमारी बहुत शानदार नहीं चल रही कुछ अरसे से, लेकिन स्कैंडल इतने बड़े नहीं आए। आपको याद होगा वैसे के जो एक स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल आया था PSL 2 के फाइनल, PSL 2 में जब मतलब 2-3 प्लेयर्स को किया गया, तो उसके बाद से कोई इतने बड़े मसले मसाइल नहीं हुए। तो लेकिन इस वाकये ने एक मरतबा फिर सवालात उठाए हैं कि मतलब क्या किया जा सकता है टूर्स पर, खिलाड़ियों पे पाबंदी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि मैनचेस्टर में ही वाकया हुआ है, तो फिर टीम इंतजामिया क्या थी। शाहिद हाशमी साहब सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट ने कहा कि सिक्योरिटी मैनेजर टीम के साथ होने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये बातें जरूर और हम आगे चल के करेंगे, बट इस वक्त तो सिर्फ ये वेट किया जा सकता है अवैस के, क्योंकि मामला पुलिस के पास है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हसास नीयत का मामला है। एक खातून भी इसमें जो है वो मुय्यना तौर पर जो है उनका जिक्र आ रहा है। सो अभी तक तो हम इतना ही अवैस कह सकते हैं कि इंतजार कर लेते हैं, लेकिन लिटरली जान जो है ना वो सूली पे अटकी हुई है कि इस मामले का क्या होगा। अच्छा, अब इस पूरे मामले में क्या पीसीबी जो है वो हैदर अली को लीगल असिस्टेंस फराहम करेगा? जी बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुकम्मल तौर पर जो है ना वो उनको कानूनी मुआवनत फराहम की है, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम यानी कि शाहीन टीम के साथ अवैध टूर पे थे। शायद अगर कोई क्रिकेटर निजी तौर पे होता है, जैसा कोई निजी मामला होता है, तो शायद ना होता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, पाकिस्तान टीम के साथ मैचेस खेल रहे थे शाहीन के साथ, जो कि पाकिस्तान की एक तरह से ए टीम होती है, उसमें और बहुत सारे क्रिकेटर्स मौजूद हैं, जिसके बाद इस वाक्य के बाद जरूर हैदर अली को सस्पेंड करके उन्हें उस टीम से अलग कर दिया गया है। लेकिन चूंकि वो टूर पे थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए हैं। हमारी कुछ बात थी कि पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है और फिर जो मोहसिन नकवी साहब ना सिर्फ पीसीबी के चेयरमैन बल्कि वजीर दाखिला भी हैं, तो बड़ी हाई लेवल पे ये बात जो है ना वो कुछ राब्ते हुए हैं। लेकिन चूंकि आपको पता है बरतानिया की पुलिस है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। उनकी प्रेस रिलीज के मुताबिक एक वाकया हुआ, इसके अंदर जो है वो फिर हमने कानूनी कार्रवाई की, उसमें नाम नहीं लिया गया, लेकिन चूंकि पीसीबी ने खुद बता दिया, तो ये बड़ी हद तक उस वाक्य को वहां से जो है ना आप जोड़ सकते हैं। तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐसी किसी चीज को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सो बस दुआ ही कर सकते हैं वैसे के पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, अल्लाह करे कि मे भी कोई ऐसी चीज हो जो बाद में सॉर्टेड आउट हो जाए, बट राइट नाउ बड़े खदशात हैं इस सारे मामले के ऊपर। तो अब ये पाकिस्तान शाहीन्स का जो टूर है वो तो एंड हो गया है, तो अब चूंकि 2 हफ्ते बाद दोबारा से हैदर की पेशी है वहाँ पर, तो ये अभी वहीं पर रहेंगे। जी बिल्कुल। आपको पता है कि जब आप एक मुल्क में होते हैं और वहाँ आपके ऊपर एक इंक्वायरी शुरू हो जाए, तो फिर जहां तक मुझे समझ में आती है किसी सूरत यकीन तौर पर वो वापस नहीं आ सकते, उनको वहीं रहना पड़ेगा। जो अब तक कानूनी तकादे समझ में आ रहे हैं, जो कि कुछ वहाँ के रिपोर्टर्स की भी मैंने बात सुनी, क्योंकि एक ऐसा मामला है जिसको बड़े तरीके से पीसीबी ने प्रेस रिलीज देकर वैसे कवर कर लिया और मैनचेस्टर पुलिस ने भी नाम दे दिया बगैर, क्योंकि वहाँ के ये कानून के तकाजे हैं। वहां पर जो है वो इसी तरह से जो है वो चीजों को रिपोर्ट और फिर उनको बयान किया जाता है। बट जो हमारा कुछ लोगों से बात हुई, यही क्लियरली समझ में आया है कि जब तक वो जो सेकंड उनकी जो अपीयरेंस होनी है, जिसमें उनको जाके पेशी उनको होगी हैदर अली की, वहां पर उनको उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि इसका आगे का लाएअमल क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि देखें वैसे तो हैदर अली का जो ताल्लुक़ है वो अटक से है। उन्होंने पिंडी के लिए भी खेला है, इस्लामाबाद के लिए भी खेला है, उन्होंने कराची किंग्स के लिए भी खेला है और पाकिस्तान की तो ज़ाहिर नुमाइंदगी की है उन्होंने। लेकिन जैसा हमने देखा था जब पाकिस्तान का जो स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया था, तो उस वक्त ये बात हुई थी कि देखें मोहम्मद आमिर जो है वो एक बहुत ही अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बहुत छोटे हैं, तो उनको कंसिडरेशन दी जाए। तो इस तरह का मामला जो है वो हैदर अली के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा कि हैदर अली जो है वो उनका बैकग्राउंड क्या है और मतलब फ्रॉम वेयर इज़ ही कमिंग? देखिए आमिर वाला मामला तो वैसे ये था ना कि उन तीनों में ये बहुत यंगेस्ट थे, अंडर 18 थे, तो वो लॉ है वहाँ के कानून। बल्कि मुझे याद है माइकल बेलोफ जो सरबराह थे, उनको तो यह था कहना था कि अगर मुझे गुंजाइश होती तो मैं और राहत देता, और फिर उन्होंने चूंकि सच भी बयान कर दिया था, अपने गुनाहों का एतराफ भी कर लिया था। हैदर अली के हवाले से जितना मैं जानता हूँ, मतलब जाहिर बात है बहुत यंग एज में आए हैं पाकिस्तान के लिए। पहले जब ये PSL खेलते थे, तो अब एक जनरल बात है वैसे के जो बच्चे बहुत यंग एज में आते हैं, खासतौर PSL में आते ही उनको शोहरत मिलती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं, फिर उनके बाद मीडिया और फिर सोशल मीडिया सारा कुछ। तो ये बड़ा इम्तिहान होता है इन बच्चों का, जो कि जैसे आपने कहा कि अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से है भी, लेकिन ये उम्र इतनी कम है
कि इसमें आप जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। इसलिए आप देखें बहुत सारे हमारे साबिक क्रिकेटर्स या कुछ एनालिस्ट ये बात भी करते हैं कि क्रिकेटर चाहे बहुत ही ईमानदार भी है, बहुत यंग है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन उसके खेल पर होनी चाहिए। सो ये चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और ये इसकी हैंडलिंग ये होनी चाहिए वैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां एंटी करप्शन के लेक्चर कराता है, जहां बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स के लेक्चर होते हैं, आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि सिर्फ मैं हैदर अली की बात नहीं कर रहा, इस तरह के और बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग इनटू सीन, और उसके बाद फिर उनके लिए मुश्किल होता है कंसंट्रेशन करना या थोड़ा सा जो प्रोफेशनलिज्म का तकाजा है। आई थिंक बहुत हद तक पीसीबी को इसको सीरियस लेना पड़ेगा वैसे कि इन बच्चों को बाकायदा तालीम भी दी जा रही हो, इनके हीरोज, इनके जो मेंटोर्स हैं वो इनके आसपास हों, अच्छे मेंटोर्स होना बहुत जरूरी है जो इनको ये चीजें सिखाएं। बट जहां तक मैंने थोड़ा बहुत हैदर अली को ऑब्जर्व किया पीएसएल के अंदर, he looks to be very committed guy। उनकी वजह शोहरत हमेशा से मुझे ये बताई गई थी कि वो छक्के बहुत आसानी से मार लेते हैं, यहाँ तक कि जब वो बैटिंग करने आते हैं तो शायद पहली दूसरी बॉल से छक्के मारते हैं। मुझे याद है उन्होंने इंग्लैंड में बड़ा शानदार 50 किया था, 3 50 है उनके अभी भी। एक डिफरेंट तरह से खेल रहे थे, जो कि ओपनर नंबर 3 भी खेलते हैं, उसके बाद भी नंबर 5 6 पे भी उनको मुख्तलिफ टीमों ने ट्राई किया। तो मैं सिर्फ वैसे इतना ही कहना चाहूंगा कि बज़ाहिर कोई क्या एक प्लेयर हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन ये मैं जरूर बोलूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर शाहीन अंडर 19 और ए टीम और इवन डोमेस्टिक लेवल पर जब यंग बच्चे आते हैं, और पीएसएल में तो बिलखसूस, तो सेशन हो ग्रूमिंग के, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के, और खिलाड़ी जो है ना वो ग्रूम तो हो जाते हैं जब आप उनको देखते हैं, उनका हेयर स्टाइल, उनकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। बट वो जो अवैस एक डायरेक्शन चाहिए, वो जो एक शोहरत मिलने के बाद एक आपको ठहराव बहुत सारे प्लेयर्स में, जैसे मैं विराट कोहली की मिसाल आपको दे सकता हूँ, मिसबाउल हक ऐसे क्रिकेटर्स में है, बाबर आजम एक ऐसा नाम है, मोहम्मद रिजवान है। यानी कि आपको लगा नहीं कि ये छोटे से जब बड़े लेवल पर आए हैं तो कुछ चेंज आया इनमें। तो ये बड़ा जरूरी है कि बच्चों के लिए खास तौर पर कुछ ऐसे प्रोग्राम तरतीब दिया है यंग क्रिकेटर्स के लिए कि वो किसी ऐसी सूरत हाल में ना फंसे, और उनको पता हो कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं इस दौर में जहाँ सोशल मीडिया है, जहाँ हर चीज रिपोर्ट होती है, आपकी एक पिक्चर जो है वो आपके लिए गेम खराब कर सकती है, एक वीडियो खुदा ना खास्ता वायरल हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में उन बच्चों को पता हो कि वो क्या कर रहे हैं और उसका खमियाजा क्या होगा। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है जिस ज़ाविये की तरफ मैं ज़रा सोच रहा हूँ कि स्पॉट फिक्सिंग का भी जब स्कैंडल सामने आया था तो उसकी पूरी वीडियो आई थी, किस तरीके से खिलाड़ियों को फंसाया गया था। और अब भी क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि हैदर को इस पूरे मामले में किसी तरह फंसाया गया हो? देखिए अवैस, क्यों नहीं ऐसा हो सकता, बिल्कुल। जैसा कि माजी में मैं तो आज तक अवैस एक बात कहता हूँ कि जो स्टिंग ऑपरेशन था, चलिए इतना कह लेते हैं कि उसमें जो हमारे कप्तान थे वो कहीं ना कहीं मैं पुरानी बातों को खड़ने का फायदा नहीं, लेकिन मैं अपनी सिर्फ एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि वहां कम से कम आमिर आसिफ की सतह तक ऐसी बात थी कि शायद कोई बहुत ज्यादा खुद से कोई अप्रोच नहीं थी, बकायदा स्टिंग ऑपरेशन से फंसाया गया, अप्रोच की गई, और फिर पर आजमाइश तो खैर हर बंदे की उसी वक्त होती है जब लालच दी जाता है, वो उनको नहीं करना चाहिए था। बट स्टिल एक होता है जुर्म का इर्तिकाब खुद करना, एक होता है आपको स्टिंग ऑपरेशन। लेकिन बहरहाल क्योंकि जुर्म सरजद हुआ है तो जुर्म की सजा मिली, और ये कानून का तकाजा है। इस मामले में वैस जैसे मैंने कहा कि मैं इसलिए थोड़ा सा भी मोहतात होकर बात करूंगा, और शायद हम सबको करनी चाहिए कि जब तक ये चीज कानून के तकाजों पर पूरा ना होता रहे, यू नेवर नो, क्योंकि इस वक्त मैं और आप इस केस के बारे में उतना ही जानते हैं जितना बीसीबी ने बताया है, जितना रॉयटर्स बता रहा है, या जितना मैनचेस्टर पुलिस की प्रेस रिलीज में है। तो बात इस वक्त ना आप कह लीजिए कि बहुत वाजह नहीं है, बट इम्कानात मौजूद होते हैं हर तरह के। यू नेवर नो, चल के आपको कोई ऐसी खबर मिले कि सारी चीजें सॉर्टेड आउट हो गई, ये भी हो सकता है कि कुछ ना हो, खुदा ना खास्ता कुछ जुर्म हुआ है उसकी सजा भी मिल जाए। सो इट्स अ वेरी अनक्लियर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन राइट नाउ। अवैस सारे ऑप्शन जैसे आप कह रहे हैं जो आपके दिमाग में भी हैं, मेरी जेब में भी वही चीजें चल रही हैं, बट सिर्फ जैसे मैंने कहा ना कि मुल्क का स्टेक सबसे हाई है इन हालात में। आप गैर मुल्की सरजमीन पर हैं, वहां पर आपको पता है ब्रिटिश प्रेस जो होता है, या ऑस्ट्रेलिया में आप खेले जाए तो ये सबसे बड़े प्रेस हैं दुनिया के, खासतौर पर इंग्लैंड की अगर आप बात करें, खुदा ना खास्ता अगर वहां छोटी सी भी आपसे गलती सरदर्द हुई है और आपके मुल्क का नाम बदनाम होता है, तो वो बदनामी पूरी दुनिया में चली जाती है। अच्छा, अब ये वाक़या जो है ये है 23 जुलाई का, और अब जो है वो इस वाक़े को तकरीबन 15 दिन 14 दिन मतलब 2 हफ़्ते गुज़र गए हैं। तो उस वक़्त से लेके अब तक क्या हुआ है और इसकी कोई टाइमलाइन बता सकेंगे आप? देखिए जो अब तक रिपोर्ट हुआ है ना वैस के मुताबिक ये कि 23 जुलाई का तो बाद में पता चला ना, ये केस पुलिस के पास 4 अगस्त को आया, यानी कि शायद
ये वाकया हुआ था लेकिन रिपोर्ट नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट नहीं किया गया या क्या वजह थी। इसका बैकग्राउंड तो पुलिस जानती है या फिर जो इसके फरीकैन है। लेकिन उसमें क्लियरली चीज तो लिखी है कि 4 अगस्त को ये हमारे पास शिकायत आती है। उसके बाद इस शिकायत पर, क्योंकि वहां के लॉज में बड़ी, आपको पता है, इस हवाले से पकड़ है, तो उन्होंने फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया। और यहाँ तक कि जो टीम में मौजूद खिलाड़ी था उसको जाके जो है वो पहले अरेस्ट किया गया, फिर उनको बेल मिली, फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई। कल एक टीवी रिपोर्ट पे ये खबर मौजूद थी कि शायद उनका फोन भी लिया गया था, जो शायद उनको वापस कर दिया गया। अब अल्लाह जाने उस फोन के वापस करने मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये अब पुलिस ही बताएगी। लेकिन 4 अगस्त को अवैध याद रखिएगा कि ये मामला जाता है ऑफिशियली तरह से पुलिस के पास। एक आध दिन तो इसमें फिर लगता है, तो पीसीबी ने कारोबार उसके चंद घंटों बाद ही प्रेस रिलीज दे दिया था। फिर मैनचेस्टर पुलिस ने भी तभी बताया। इसीलिए पुलिस का भी पहले नहीं आया, बल्कि पहले जो है ये तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही सस्पेंशन के जरिए इस खबर को दुनिया तक पहुंचाया, जो पाकिस्तान मीडिया में फिर एकदम से आप कह लीजिए ब्रेकिंग न्यूज या एक वावेला मचा फिर सारा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ अब्दुल गफ़्फ़ार साहब मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और बात हो रही थी हैदर अली के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं उन पर, और पीसीबी की जो मअतली है उनकी, उसके हवाले से बात हो रही थी। और अब रुख करते हैं बांग्लादेश का, जहाँ पर बांग्लादेश में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में जो अबूरी हुकूमत कायम थी, उस हुकूमत ने फरवरी 2026 में मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। अब इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मुक़्तदिर राशिद साहब मौजूद हैं, जो कि जर्नलिस्ट हैं, बांग्लादेश से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुक़्तदिर। Walaikum assalam. Thank you, Muqtadir. Thank you for giving us your time. So it's been a year now since that revolution took place by the students, and then Muhammad Yunus took over the government of Bangladesh. So, what do you think about the current political climate in Bangladesh? And do you think that the leadership of Muhammad Yunus has maintained the same level of public support as compared to the time it started? Thanks for having me. It's still uncertain, and I think it will remain uncertain until there would be an election and a strong, um, you know, government will be formed in next year. If everything goes well, there will be election next February, and once the government is formed, then there would be certain level of stability. Unless until it is a bit uncertain, and of course, the way Dr. Yunus was welcomed in Bangladesh back August 2024, it's not as similar because by this time, due to his office and many controversial appointments, and of course, for certain kind of activities, which is like more kind of revenge kind of activities, which led the unpopularity of Dr. Muhammad Yunus. He was a bit popular, I would say he was popular, I would say, during just immediately after the revolution in Bangladesh, and the people used to think, okay, this man can fix a lot of things. But unfortunately, we haven't seen such a way. The expectation the people would had, they thought that it would be more inclusive, that would be more accommodative. But unfortunately, we haven't seen that. We have seen it's a group of elites and people from the NGO background are taking the lead over the politician and deciding a lot of issues, which is not very, useful for future politics. Okay, and according to the citizens, what do the citizens perceive about the most significant achievements of this interim setup? Well, and that is one of the biggest significant, I would say, a country and a year without Sheikh Hasina, the longest serving prime minister in Bangladesh, and I would say one of the person who used to dehumanize people of her own people every day, and the Bangladesh is without Sheikh Hasina currently. That's the biggest achievement for many. I would say the 90% of Bangladeshis. On the other hand, I would say one of the biggest achievement is
the way the economy of the country was going down. It's now it's a bit stable, and people are feeling like okay, whenever there will be a next government, and then situation can be improved in the years ahead. So it's this is the two key thing which I found biggest achievement for the revolution, and and Dr. Yunus is trying to um, bring all the political parties together to decide future election and other things, which is very positive out there. Okay, now initially, Dr. Yunus was saying that elections will be held in April, and now suddenly he has announced that elections will be held in February. So, what led to the change in this date? The currently the situation which we have heard that the February would be the next date for the next election, which is very pleasant for the Bangladeshi. Um, all the Bangladeshis because they want to see a free, fair, and neutral election. But in past, Dr. Yunus has given a date in April. He didn't mention the date, but said that okay, April will be the next year. April will be set for the election. But on on the reason which we have understand that many of the advisor and the people who are in the power right now wanted to continue their power a bit longer than we expected. So there was a speculation that they want to stay five altogether 5 years, but there was a huge pressure from the opposition, and they had rallied even after the fall of Hasina for the election to be held within December. So when the opposition, the current opposition, the BNP, they are pushing for December, and Dr. Yunus said it would be in April. So when they said, especially Dr. Yunus said with Bangladeshi, one of the biggest political party, the Bangladesh Nationalist Party leader, Tariq Rahman, when they sat together in person in London, then they come to a conclusion, okay, let's hold it in between the two dates, between the December and April. So the February is the way better than the April and the December. And April would be very good for, the February would be very good for the environment. And at that time, of course, because the political environment would be very healthy in a sense that that time we see usually that people are more have their festivity, and it would be before Eid, so there would be kind of festive mood in the political environment. Okay, and finally, Muqtadir, I would like to have your comment on the relationship between Pakistan and India. You see, after the fall of Hasina's government, we see that the ties between the two countries have improved. So, what do you think will be the impact on South Asia? And what do you think? How far will these relations go? Again, I must say, that look, what I understand, this government is unelected government, and whatever the mandate will have, it is the political leadership. And whenever you will see the political leaders or political government or elected government will decide as strengthening this relation with Pakistan, that would be more meaningful. And of course, it has a huge significance because in South Asia, we know there are some kind of irritation with between India and Pakistan, and it has impacts on other countries like Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, and others. But for Bangladesh, we and most of the people basically believe. Even I spoke to senior diplomats and other security official in the security establishment. They say that the Bangladesh foreign policy should be, should rely on mutual respect.
So the mutual, who are giving the mutual respect? It is one of the country, the Pakistan. So Pakistan, depending on the mutual respect, the relation would, unfold in the future. But defense cooperation is always important because Bangladesh is lagged behind, those kind of technological advancements, and of course the trust is one of the biggest issue. With whom it will go with, whether it will go with China. If it goes with China, there was a certain risk of having bitter relation with the USA. So we are in the middle of like the BRI and IPL. So we need to always balance in a way so that Bangladesh respect Bangladesh mutual interest is always respected, and its mutual respect always been treated well. So if you see that we sudden openness to Pakistan is only the relation, only the parameter of bilateral relation. I think that's not the reality, because in a broader aspect, we must think about like the geopolitical aspect and of course geostrategic aspect, and especially that should be taken care of by the political leadership under the elected government. थैंक यू मुक्तदिर, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे मुक्तदिर राशिद, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, और बात हो रही थी उनसे बांग्लादेश में आइंदा साल फरवरी में होने वाले इंतखाबात के हवाले से। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।